सोचिए, आप अपनी जिंदगी के कई साल दिन रात एक करके किसी परीक्षा की तैयारी में लगा देते हैं और फिर एक दिन अचानक आपको पता चलता है कि वो परीक्षा शुरू होने से पहले ही बिक चुकी थी। आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ एक एग्जाम के रद्द होने की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस सिस्टमिक फेलियर और उस गहरे मानसिक आघात की बात कर रहे हैं जिसने पूरे देश के लाखों युवाओं को अंदर तक तोड़कर रख दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि नीट 26 पेपर लीक की असल सच्चाई क्या है और सबसे जरूरी बात, इन छात्रों की मेंटल हेल्थ पर इसका कितना भयानक असर पड़ा है। अब जरा इस व्हाट्सएप मैसेज पर गौर कीजिए। 2 मई 2026 की रात केरल में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे एक लड़के ने राजस्थान के सीकर में पीजी हॉस्टल चलाने वाले अपने पिता को ये मैसेज भेजा। इसमें साफ साफ लिखा था, ये वही 300 सवाल हैं जो कल के नीट पेपर में आने वाले हैं, इन्हें हॉस्टल की लड़कियों तक पहुंचा दो। सोचकर देखिए, जिस रात लाखों बच्चे अपनी नींद और चैन भूलकर आखिरी रिवीजन कर रहे थे, ठीक उसी रात देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली परीक्षा के सवालों का इस तरह से सौदा हो रहा था। और यहाँ हम किसी छोटी मोटी परीक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। 22 लाख। ये 22 लाख सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों। ये 22 लाख वो युवा हैं जिनका पूरा भविष्य, जिनका करियर और जिनकी रातों की नींद इस एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पर टिकी थी। वो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस रेस में वो दौड़ने वाले हैं वो पहले ही फिक्स हो चुकी है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर ये सेंधमारी हुई कैसे, ये पूरा नेटवर्क कैसे काम कर रहा था। देखिए, ये कोई आखिरी मिनट पर हुई गड़बड़ी नहीं थी। ये एक बहुत ही शातिर तरीके से की गई प्लानिंग थी। मिड अप्रैल में महाराष्ट्र के नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपता है। अप्रैल के आखिर तक उसकी एक सॉफ्ट कॉपी गुड़गांव पहुंच जाती है। 26 अप्रैल को उसे राजस्थान के खरीदारों को बेच दिया जाता है और फिर 2 मई आते आते वो सीकर में व्हाट्सएप के जरिए खुलेआम बंटने लगता है। मतलब आप समझ रहे हैं, ये 1 महीने लंबा, कई राज्यों में फैला हुआ एक पूरा का पूरा लॉजिस्टिकल ऑपरेशन था। और इनका तरीका सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा सेटअप था इनका। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस से फिजिकल कॉपी चुराई गई, फिर किसी आम मोबाइल से नहीं बल्कि एक हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर से उसे स्कैन किया गया और किसी को भनक न लगे इसके लिए डेटा ट्रांसफर एक हिडन शैडो सर्वर के जरिए किया गया। पर इनकी सबसे बड़ी चालाकी क्या थी पता है? इन्होंने असली 135 सवालों को छुपाने के लिए उनमें कुछ बाहर के सवाल मिलाकर 410 सवालों का एक गैस पेपर तैयार कर दिया, ताकि किसी को शक ही ना हो कि ये असली पेपर है। और फिर शुरू होता है असली खेल, पैसों का खेल। जो पेपर नासिक में 1 लाख रुपए देकर चुराया गया, वो गुड़गांव पहुंचते पहुंचते सॉफ्ट कॉपी के रूप में 15 लाख का हो गया। फिर राजस्थान में वही पेपर 30 लाख रुपए में बेचा गया और आगे सीकर में एक एजेंट ने इसे 5 लाख में खरीदा। ये देखकर तो यही लगता है कि ये कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं बची थी, बल्कि संगठित अपराधियों का एक खुला बाजार बन चुका था, जहां सरेआम भविष्य बेचे जा रहे थे। अब आप सोचेंगे कि भाई, जब ये सब चल रहा था तो हमारा सिस्टम क्या कर रहा था? खैर, यहीं से असली निराशा की शुरुआत होती है। जब उस स्टूडेंट के पिता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस से शिकायत करने की कोशिश की तो उन्हें क्या सुनने को मिला? अफवाह मत फैलाओ, मतलब सीधे तौर पर इग्नोर कर दिया गया। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि उस गेस पेपर वाले व्हाट्सएप मैसेज पर तो फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स का टैग लगा हुआ था, यानी वो पहले ही हजारों लोगों तक पहुंच चुका था। और फिर शुरू हुआ सरकारों का ब्लेम गेम। राजस्थान और महाराष्ट्र एक दूसरे पर उंगली उठाने लगे और नासिक पुलिस ने तो यहां तक कह दिया कि पेपर वहां छपा ही नहीं था। और इसके बाद टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का जो बयान आया, वो तो और भी हैरान करने वाला था। उनके डायरेक्टर जनरल ने पब्लिकली कहा, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बस एक पीडीएफ सर्कुलेट हुआ था जिसके सवाल मैच हो गए। अरे भाई, जब 180 में से 135 सवाल बिल्कुल उसी सीक्वेंस में मैच कर रहे हैं तो आप उसे क्या कहेंगे? सिर्फ शब्दों के जाल में उलझाकर अधिकारी इस बात को मानने से ही इनकार कर रहे थे कि पेपर लीक हुआ है। इस पूरे मामले में सोर्स ने कुछ ऐसे तथ्य भी सामने रखे हैं जो गंभीर सवाल खड़े करते हैं। जैसे पेपर खरीदने के मुख्य आरोपियों में से एक किसी राजनीतिक दल के यूथ विंग का सदस्य बताया जाता है और उसकी राज्य के शिक्षा मंत्री के साथ तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि इसी आरोपी के परिवार के 4 बच्चों ने पिछले ही साल नीट क्लियर किया था। देखिए, हम यहाँ कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं, लेकिन जब ऐसे तथ्य सामने आते हैं और उनकी गहराई से जांच नहीं होती तो जाहिर है आम जनता और छात्रों का सिस्टम पर से भरोसा पूरी तरह उड़ जाता है।
लेकिन इन सब टेक्निकल और सिस्टमिक बातों के बीच हम उस चीज को भूल जाते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारे छात्र और उनका मानसिक स्वास्थ्य। जरा इन दो तरह के छात्रों के बीच का अंतर देखिए, ये बिल्कुल दिल तोड़ने वाला है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 30 लाख रुपए तक देकर पेपर खरीद लिया, कोई पढ़ाई नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, बस 1 महीने पहले से सवाल रट लिए। और दूसरी तरफ हमारा वो ईमानदार छात्र जिसने अपनी रातों की नींद कुर्बान कर दी, महीनों तक दोस्तों और परिवार से दूर रहा, भारी मानसिक दबाव झेला। इस बेईमानी ने उस ईमानदार छात्र की सारी मेहनत को एक झटके में जीरो कर दिया। ये सिर्फ एक धोखा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा भावनात्मक अन्याय है। जरा उस मेंटल स्टेट की कल्पना कीजिए। आप महीनों की टेंशन के बाद एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं। आप सोचते हैं, चलो फाइनली ये खत्म हुआ, अब मैं थोड़ा रिलैक्स कर सकता हूँ। और फिर अचानक खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है और अब रीटेस्ट होगा। वो जो राहत का एहसास था, वो पल भर में चकनाचूर हो जाता है। कई बच्चों ने तो अपने नोट्स तक बेच दिए थे या फेंक दिए थे। अब उन्हें फिर से उसी डिप्रेशन, उसी प्रेशर और उसी थका देने वाले रूटीन में वापस जाना होगा। ये जो सिस्टमिक बेबसी है ना, ये बच्चों को अंदर से खोखला कर देती है। इस रिपोर्ट में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है जो इस पूरी सिचुएशन को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। जब कुछ लोग चंद लाख रुपए देकर सिस्टम को बाईपास कर लेते हैं, तो उसकी असली कीमत लाखों ईमानदार छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य चुकाता है। बिल्कुल सच है ये। इस फ्रॉड का सबसे बड़ा नुकसान किसी संस्था का नहीं हुआ है, बल्कि उन मासूम एस्पिरेंट्स के दिमाग और उनके भरोसे का हुआ है। और इसी बेबसी के बीच हम सबके सामने एक बहुत बड़ा और कड़वा सवाल खड़ा होता है। अगर ये सिस्टम इसी तरह फेल होता रहा तो हमारे पास बैकअप क्या है? हम किसी एक परीक्षा के भरोसे युवाओं की पूरी जिंदगी कैसे दांव पर लगा सकते हैं? और यहीं पर हमें ये समझना होगा कि आखिर इन परीक्षाओं के पार भी एक दुनिया है। हमें एक प्लान बी की जरूरत है। सोर्स का बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव है कि हर स्टूडेंट के पास शुरुआत से ही एक प्लान बी या प्लान सी होना ही चाहिए। हमें ये सोच बदलनी होगी कि सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना ही सफल होना है। आज के समय में डेटा साइंस, सस्टेनेबिलिटी, यूआई डिज़ाइन या क्लाइमेट रिसर्च जैसे 100 से ज़्यादा ऐसे शानदार करियर ऑप्शंस मौजूद हैं जो बेहद डिमांड में हैं। असल बात यह है कि हर छात्र को एक मेंटल और प्रोफेशनल सेफ्टी नेट की ज़रूरत है। जब सिस्टम पर भरोसा ना हो तो अपने पैशन को पहचान कर नए रास्ते खोजना ही सबसे समझदारी का काम है। और इसके पीछे की फिलॉसफी बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। परसू एक्सीलेंस, नॉट जस्ट सक्सेस। यानी कामयाब होने के लिए मत भागो, बल्कि काबिल बनो। जब आप किसी एक एग्जाम के रिजल्ट को ही अपनी जिंदगी और मौत का सवाल बना लेते हैं, तो प्रेशर आपको तोड़ देता है। लेकिन जब आपका फोकस अपनी स्किल्स और अपनी काबिलियत बढ़ाने पर होता है ना, तो कोई भी पेपर लीक या कोई भी करप्ट सिस्टम आपका भविष्य कभी बर्बाद नहीं कर सकता। आखिर में हम आज का ये विश्लेषण इस एक सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे। कमेटियां बनेंगी, जांच चलती रहेगी, लेकिन तब तक आखिर और कितने समय तक इस सिस्टम के भ्रष्टाचार की कीमत लाखों युवाओं की मेंटल हेल्थ को चुकानी पड़ेगी? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि जब तक सिस्टम में असली जवाबदेही नहीं आएगी, तब तक हमारे युवाओं का भविष्य इसी तरह दांव पर लगा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।